हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि। आज हम सार्जेंट प्लान जो कि सन 1944 में दिया गया था उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब भारतीय सरकार का ध्यान शिक्षा की ओर गया तो उन्होंने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के नाम से भी हम जानते हैं, उसको शिक्षा के विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाने का निर्देश दिया गया। उस समय शिक्षा सलाहकार जो थे वो थे सर जॉन सार्जेंट और उनको ही इस काम के लिए उत्तरदायित्व दिया गया। इसीलिए इस योजना को सार्जेंट योजना या युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना, युद्ध के बाद हुई इसकी योजना प्रारंभ, इसलिए युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना के नाम से भी जानते हैं। और सार्जेंट ने सन 1944 में अपनी रिपोर्ट जो थी वो परिषद के सामने प्रस्तुत की। सार्जेंट ने जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की उसमें जो सिफारिशें थी वो लगभग हर स्तर के लिए दी, जिनको हम आगे अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। पहला हम लेते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा या शिशु शिक्षा, जिसको हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए जिसमें 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रबंध हो, और ऐसे कम से कम 10 लाख शिशु विद्यालयों की स्थापना की इन्होंने अनुशंसा की। वहाँ पर जो शिक्षा रहे वो निःशुल्क हो और महिला अध्यापिकाएं ही वहाँ पर नियुक्त की जाएं। साथ में शिष्टाचार और सामाजिक अनुभव संबंधी शिक्षा ही उनको दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं इसलिए उनके लिए इतना ही स्तर एप्रोप्रिएट माना गया। उसके बाद प्राथमिक स्तर की जब बात की, प्राथमिक स्तर या बेसिक शिक्षा जिसको हम बोलते हैं, उसको इन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए होनी चाहिए, अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, साथ में निःशुल्क होनी चाहिए। फिर शिल्प पर आधारित, जैसा कि हमारी वर्धा योजना में भी कहा गया कि शिल्प आधारित या हस्तकला केंद्रित एजुकेशन की बात की, उसी चीज़ को इन्होंने भी आगे प्रमोट किया कि शिल्प पर आधारित होनी चाहिए। साथ में उपस्थिति निरीक्षक अधिकारियों की भी नियुक्ति होनी चाहिए जिससे बालकों की उपस्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके, उसे अनिवार्य कर दिया जाए। फिर बेसिक शिक्षा को इन्होंने मूल रूप से 2 भागों में विभाजित किया, पहली जूनियर और दूसरी सीनियर बेसिक शिक्षा। जूनियर में जो छात्र थे वो 6 से 11 वर्ष के माने गए और 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के छात्रों को सीनियर बेसिक शिक्षा में रखने की इन्होंने अनुशंसा की। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, इनके आधार पर इन्होंने भी यही कहा। फिर साथ में कहा कि बाह्य परीक्षा के स्थान पर आंतरिक परीक्षाओं को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उसके साथ शिक्षा पूर्ण कर लेने पर छात्र को प्रमाण पत्र भी दिया जाए जिससे वो अपने आगे जीविकोपार्जन वगैरह करने के लिए अगर कहीं नौकरी करना चाहता है तो उस प्रमाण पत्र के बिहाफ पर उसको नौकरी मिल जाए। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या जो है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, ट्रेंड अध्यापक, और उनका वेतन स्तर भी ऊंचा कर देना चाहिए, क्योंकि जब जो शिक्षक है वो सेटिस्फाइड होगा तो उसका जो पढ़ाने का तरीका होगा वो भी उत्तम होगा। तीसरे स्तर पर इन्होंने हाई स्कूल शिक्षा को लिया, जिसमें कहा कि 11 से 17 वर्ष तक के बालकों के लिए यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और हाई स्कूल शिक्षा समाप्त करने से पूर्व विद्यालय छोड़ने की अनुमति उनको न दी जाए, मतलब अनिवार्य हो। एक बार एडमिशन ले लिया तो ये 6 वर्ष का काल उनको पूरा करना आवश्यक होगा। निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के लिए भी इन्होंने संस्तुति की और साथ में हाई स्कूल को 2 प्रकार के विद्यालयों में बनाने की बात की। पहला साहित्यिक प्रशिक्षण हो इनका और दूसरा प्राविधिक शिक्षण। साहित्यिक शिक्षण में इनको लिटरेचर, देन आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के लिटरेचर, देन गणित और जो सामान्य इनके ज्ञान की चीज़ें हैं उनको बताया जाए, और प्राविधिक में जो टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं वो इनको बताई जाए जिससे ये आगे चलकर किसी व्यवसाय के लिए एलिजिबल हो सकें। साथ में छात्रों में शिक्षकों का जो औसत बताया वो 20:1, 20 छात्रों पर 1 शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए, और अध्यापकों का जो वेतन है वो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने निर्धारित किया और उससे कम उसको नहीं करना चाहिए। इस चीज़ के लिए इन्होंने संस्तुति दी। अब नेक्स्ट जो स्तर इन्होंने लिया वो था विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के बारे में। उसमें कहा कि BA BSc जो है वो, मतलब स्नातक जो आपका है वो 3 वर्ष का हो जाना चाहिए, और इंटरमीडिएट की कक्षा जो है उसको समाप्त करके जो 11th क्लास है उसको 10th के साथ मर्ज कर दिया जाए, और जो 12th क्लास है उसको स्नातक के स्तर पर BA BCom जो है उसमें मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, दैट शुड बी एक्सक्लूडेड, मतलब उनको इनमें इंक्लूड कर दिया जाए और अलग से जो इंटरमीडिएट कक्षाएं हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। साथ में
प्रवेश के नियम जो हैं वो और कठोर कर दिए जाएं, जिससे सिर्फ मेधावी छात्र ही विश्वविद्यालय तक पहुंच सकें। और शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करी जाए। साथ में शिक्षक वेतन में वृद्धि भी उन्होंने कहा। और उसके साथ साथ शिक्षकों की सेवा दशा में सुधार, मतलब जो उनकी सर्विस कंडीशंस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट के लिए भी इन्होंने सुझाव दिया। और साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के निर्माण या स्थापना की भी इन्होंने सुझाव दिया। उसके बाद इन्होंने तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हुए कहा कि पूर्णकालीन और अल्पकालीन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। मतलब जो बच्चे उस समय किसी व्यवसाय में नहीं है वो पूर्णकालीन विद्यालयों में पढ़ सकते हैं, और जो जॉब के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं वो अल्पकालीन विद्यालयों में जा सकते हैं। और इस प्रकार से 4 प्रकार के कर्मचारी तैयार होंगे। पहले उच्च श्रेणी कर्मचारी जो बहुत कुशल होंगे, फिर निम्न श्रेणी जिनको थोड़ा उनसे नीचे होगा, देन कुशल कारीगर और अर्धकुशल या अकुशल कारीगर तैयार किए जाएंगे। फिर अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात जहाँ पर की, वहाँ पर इन्होंने अलग से इस चीज़ के लिए पूरा ध्यान दिया। ये कहा कि प्रत्येक स्तर पर शिक्षकों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण संस्थाएं हों, जैसे प्राइमरी के शिक्षकों के लिए अलग, हाई स्कूल के लिए अलग, प्री प्राइमरी के लिए अलग, विश्वविद्यालय के लिए अलग। तो सभी स्तर के जो टीचर्स हैं उनके लिए अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए जाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाएँ कि आवासीय प्रशिक्षण संस्थाएँ हों। रिफ्रेशर कोर्स की भी अनुशंसा इन्होंने की कि टीचर्स जो इन सर्विस हैं उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज चलाए जाएं, और साथ में प्रशिक्षण संस्थाओं में कोई भी शुल्क ना लिया जाए। मतलब जो भी टीचर्स पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए कोई भी शुल्क वहाँ पर ना निर्धारित किया जाए। नेक्स्ट इन्होंने कहा प्रौढ़ शिक्षा, मतलब एडल्ट एजुकेशन के बारे में। एडल्ट एजुकेशन में जो इन्होंने आयु वर्ग रखा वो था 10 से 40 वर्ष तक का। अवधि इसकी 1 वर्ष मानी कि जो भी लोग प्रौढ़ शिक्षा में कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 1 वर्ष के लिए होगा कार्यक्रम। एक कक्षा में 25 से अधिक छात्र नहीं लिए जाएंगे, और शिक्षा को रोचक बनाने के लिए उनको मूवीज़, रेडियो, ग्रामोफोन, मैजिक लैंटर्न, नृत्य, अभिनय आदि सब चीज़ों का प्रयोग करा जाएगा, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें रुचि लें और समझें और सीखें। फिर साथ में पुस्तकालय और वाचनालय भी खोलने की इन्होंने सिफारिश की। विकलांग शिक्षा के लिए भी इन्होंने अलग से कुछ सुझाव दिए, और ये कहा कि यथासंभव जो अशक्त बालक हैं, जिनमें कहीं कोई कमी है, विकलांग हैं जो, उनको सामान्य बालकों के साथ ही रखा जाए, उन्हें अलग से ना उनके लिए व्यवस्था की जाए तब तक जब तक कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हो। बहुत ज़्यादा हो तो उस सिचुएशन में दूसरे सेपरेट स्कूल्स में इनको पढ़ाया जा सकता है। और साथ में ये भी कहा कि अंधे और बहरे जो बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए ट्रेनिंग पाए हुए अध्यापकों को नियुक्त किया जाए, क्योंकि ये जो ब्रेल वगैरह होती है वो सिर्फ ट्रेंड टीचर्स जो होते हैं वो ही अच्छे से यूज़ करके पढ़ा सकते हैं। अब इन अनुशंसाओं के बाद इसका मूल्यांकन करते हैं, तो सबसे पहले इसके गुण हम देख लेंगे। पहला गुण जो इसका था वो व्यापक और स्पष्ट विचार इन्होंने हर चीज़ के बारे में दिए। साथ में तत्कालिक आवश्यकताओं के अनुकूल इन्होंने सुझाव दिए, और सभी स्तरों के पक्षों को इन्होंने ध्यान में रखकर उसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए। पहली ऐसी योजना थी ये जिसमें प्रौढ़ शिक्षा और मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी बात कही गई थी। इससे पहले इन बच्चों के लिए कोई भी व्यवस्था के लिए ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर शिक्षा का संपूर्ण जो भी उस टाइम सिस्टम चल रहा था उसके पुनर्गठन की बात करने का इन्होंने सुझाव दिया, और प्राविधिक शिक्षा मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन के लिए भी इन्होंने सुझाव दिए। साथ ही शिक्षा का माध्यम इन्होंने मातृभाषा एम्फसाइज किया, और रोजगार कार्यालय खोलने के लिए भी इन्होंने सुझाव दिया, जिससे जो भी बच्चे कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं तो उसके बाद उनको कोई ना कोई रोजगार मिल जाए। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण की इन्होंने संपूर्ण योजना बनाई, और छात्रों के मनोरंजन और स्वास्थ्य पर भी इन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। अब हर चीज़ में जहाँ कुछ गुण होते हैं वहाँ कुछ दोष भी होते ही हैं, तो हमें उसको भी थोड़ा डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो उसमें दोष वैसे बहुत कम थे, बहुत ज़्यादा गुणात्मक थी ये, इसमें बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया, फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो वो छोटी सी कुछ कमियाँ हैं कि सिफारिशें जो थी इनकी वो इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी। दूसरा, कृषि, स्त्री शिक्षा, धार्मिक शिक्षा आदि पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, और साथ ही इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जो धन था वो इन्होंने भी लगभग 313 करोड़ के आसपास की बात की थी। तो उतना धन हमारे भारत जैसे गरीब देश के लिए अरेंज कर पाना संभव नहीं था, इसलिए कुछ इसमें दोष रहे। लेकिन अगर हम मूल रूप से देखें तो ये बहुत प्रभावी योजना रही, और इसकी जो सिफारिशें थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी।
होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।